यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGSIS के यहाँ पर टेस्ट है, BPSC का एग्जाम होना है अभी सितंबर में, तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 27 है, राइट। फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 13 है, ओवरऑल यहाँ पर 27वां पेपर है। 26 नंबर पेपर तक हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित यहाँ पर जो भीमबेटका शिलाश्रय है अपनी प्राचीन गुफा चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य पाषाण काल की है। इस स्थल में भारत की कुछ यहाँ पर सबसे पुरानी ज्ञात शैल कलाकृतियाँ, और यहाँ पर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जहाँ पर 750 से अधिक शिलाश्रय में शिकार जानवरों को जो थे उसके यहाँ पर चित्र करने वाली चित्रकारी की गई है। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 2, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर बोला है सूची 1 महाजनपद, यहाँ पर सेकंड में बोला है राजधानी। देखते हैं इसको, वत्स, अवंती, मल्ल, अस्मक। तो मैच करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, क्या होगा? वत्स का कौशाम्बी। अवंती का हो जाएगा आपका उज्जैन, राइट। और मल्ल का आपका हो जाएगा कुशीनारा, और अस्मक का आपका हो जाएगा पैठण। ये इसका आंसर होगा। दूसरे का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा तीसरे का ए, सारनाथ में। सारनाथ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ वाराणसी के पास गए थे, और उन्होंने अपने पहले 5 शिष्य को अपना यहाँ पर पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मचक्र के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बोल रहा हूँ, कौन थे? आंसर हो जाएगा चौथे का सी, पार्श्वनाथ इसका आंसर हो जाएगा। ऋषभनाथ कौन थे? पहले थे। ठीक है, दूसरे और 22वें कौन थे? नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर यहाँ पर जो थे ये पार्श्वनाथ थे, जो अपनी शिक्षाओं को यहाँ पर 4 गुना संयम, संयंता, सत्य, अस्तेन न करना और यहाँ पर अपरिग्रह के लिए यहाँ पर जाने जाते थे। महावीर जैन धर्म ने वर्तमान काल में 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का विवरण इंडिका में मिलता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अपने शिलालेख और यहाँ पर स्तंभों में विशेष रूप से शिलालेख 5 में अशोक ने धम्म जो महापात्र थे उसकी नियुक्ति की थी, उसका उल्लेख मिलता है। जो विशेष अधिकारी थे जिन्हें धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने नैतिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच यहाँ पर जो उनकी शिक्षाएं थी उसको फैलाने का काम सौंपा गया था। आंसर दोनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ से, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की धरोहर बंद होने की महत्वाकांक्षी की प्रशंसा की है। पहली बात क्या होगी? पहली वजह से करेक्ट है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के यहाँ पर सैन्य विजय, प्रशासनिक उपलब्धि और समाजवाद यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा थी उसके प्रकाश डालती है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पति की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य की शासक बनी थी। सेकंड बात होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर छठे का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर यहाँ से, किस हिंद यूनानी शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में मिलता है? आंसर हो जाएगा 7वें का बी, मेनंडर। ठीक है, हिंद यहाँ पर यूनानी शासक जिसे बौद्ध धर्म के अपना लिया था और यहाँ पर जिसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में मिलता है वो मेनंडर था। मिलिंद पन्हों मतलब मिलिंद का जो प्रश्न, इसका एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यहाँ पर हिंद यूनानी राजा मेनंडर यहाँ पर जो थे ये पाली मिलिंद में के रूप में जाना जाता था इनको, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज किया जाता। एक बात और, जो मेनंडर थे जिसने यहाँ पर 2री शताब्दी से पूर्व के आसपास शासन किया था और बौद्ध धर्म में अपनी यहाँ पर रुचि के लिए जाना जाता था, उससे इस धर्म का अपनाने के लिए यहाँ पर संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता था। क्वेश्चन 8 है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8वें का डी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा पर किया गया था या करवाया गया था? आंसर हो जाएगा 9वें का ई, पल्लव। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। कांचीपुर स्थित यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जिसका पल्लव राजा जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय उसकी 8वीं शताब्दी के आरंभ में करवाया गया था, और प्रारंभ में यहाँ पर जो दक्षिण वास्तुकला थी उसका एक उत्कृष्ट नमूना है।
भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को बलुआ पत्थर के बारीक यहाँ पर नक्काशी और विमान पौराणिक नक्काशी वाला एक परिक्रमा पथ भी माना जाता है। आपसे पूछिएगा जहाँ पर मंदिर है कैलाशनाथ, ये किसको समर्पित है, कौन से देवता को समर्पित है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, यह बोलेगा किसके द्वारा पर बनवाया गया था, कौन से शासक द्वारा, या बोलेगा पल्लव जो शासक बना था कि कहाँ के रहने वाले थे, क्या टाइम का टाइम पीरियड था, है ऐसे करके पूछ सकता है। तो डीप में जाकर थोड़ा सा आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। मध्यकालीन भारत की निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। देखते हैं पहले क्या होगा, पहले आपका हो जाएगा यहाँ से तालीकोट युद्ध, ये कब होता है 1565। आप यहाँ पर लिखते जाओ, है ना, एक अपना जो A4 पेपर ले लो, ये पॉइंट लिखते जाओ, ये कहाँ पर कौन सा हुआ था ये, ठीक है, कब कब हुआ था। हल्दी घाटी 1576, हल्दी घाटी 1576। उसके बाद एक हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, सराय घाट के 1671, 1671 मतलब चौथा, 1 3 4, राइट। और तीसरा क्या हुआ, खालसा का गठन 1699 में, तो ये हो जाएगा जो हो जाएगा खालसा का गठन 1699 में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 नंबर, 1 3 4 2, इसका आंसर होगा 1 3 4 2, बी नंबर यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक या पहला शासक यहाँ पे कौन सा था। आंसर हो जाएगा 11वें का, ये था अलाउद्दीन खिलजी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिकंदर सानी जो सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, वह बहुत महत्वाकांक्षी और यहाँ पर सैन्यवादी था। उसने अपनी सैन्य उपलब्धियों को दर्शाने के लिए उपाधि धारण की थी, ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। 12, गुरु तेग बहादुर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है यहाँ से, औरंगजेब के आदेश पर उन्हें चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी और उनके द्वारा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उनकी शहादत का स्मरण कराता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको धार्मिक उत्पीड़न के विरोध करने के कारण यहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक के पास यहाँ पर उनका सिर काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी शहादत स्थली को आप यहाँ पर चांदनी चौक पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से भी जाना जाता है। उनके बलिदान के सम्मान में स्थापित किया गया था और ये एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी जगह है ये, है ना। आप जाओगे चांदनी चौक तो यहाँ पर ये गुरुद्वारा घूमो, बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। चांदनी चौक से करीब यहाँ से 500 मीटर के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है गुरुद्वारा ये, राइट। इसका देखो, इसका जो पिक रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा है वहाँ से, ठीक है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कश्मीरी पंडितों जो हिंदू थे सहित यहाँ पर गैर मुस्लिम के प्रति जबरन धर्मांतरण और धार्मिक जो सहिष्णुता थी उसकी नीति यहाँ पर थी और गुरु तेग बहादुर यहाँ पर स्वतंत्रता को पीड़ा उठाते यहाँ पर इस अत्याचार के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हुए थे, तो यहाँ पे ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 12वें का डी सही है, 12वें का डी यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला भी सही है दूसरा भी सही है। पूछा गलत कौन सा है ना, तो यहाँ पर डी मतलब कोई गलत नहीं है, दोनों यहाँ से सही है, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा 13 का, ये करवाया था अकबर ने, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बुलंद दरवाजा जिसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता था, सम्राट अकबर ने 1575 से 76 में गुजरात अपनी यहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में इसे यहाँ पर फतेहपुर सीकरी बनवाया था और फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद परिसर में एक प्रमुख स्थापत्य कला जो अकबर के यहाँ पर शासनकाल के दौरान मुगल स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने गजपति राजवंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा 14 का ए, कपिलेंद्र देव। गजपति वंश जिसने यहाँ पर 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर उड़ीसा पर शासन किया था और स्थापना कपिलेंद्र जो देव थे उन्होंने 1435 ईस्वी में की थी। उन्होंने पूर्वी गंग वंश को उखाड़ फेंका और इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, किस मुगल सम्राट ने अपना शाही दरबार और निवास आगरा सीकरी से स्थानांतरित किया था जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी से नाम से जाना जाने लगा था। आंसर हो जाएगा 15 का ए, अकबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सम्राट अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी यहाँ पर स्थानांतरित की थी, जहाँ उन्होंने योजनाबद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। यह नगर कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य के शाही निवास और यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र रहा था, ठीक है। अकबर का निर्णय इस स्थान के सामरिक जो महत्व थे सूफी संत सलीम चिश्ती उसकी उपस्थिति से प्रभावित रहा था, जिनकी आशीर्वाद से अकबर ने उत्तराधिकारी जहांगीर के जन्म को संभावना था। आंसर 15 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 16 नंबर, सम्राट हुमायूं जो है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है सम्राट हुमायूं द्वारा लड़े गए यहाँ पर युद्ध को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला क्या होगा,
पहला हो जाएगा यहाँ से आपका, चलो पहले मैच कर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखा है, देवरा। देवरा कुछ कब हुआ था, 1531 में, ठीक है। और चौसा 1539, ठीक है। कन्नौज के कन्नौज का हुआ था 1540। बच्चा कौन सा, सरहिंद। सरहिंद का हुआ था 1555। इसके साथ मैच करोगे तो आंसर हो जाएगा 16 का आंसर करेक्ट, ये सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर, सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, पहली बात क्या होगी। 17 के आंसर पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सहायक संधि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। ये कूटनीतिक रणनीति थी जिसका उद्देश्य था कि प्रत्यक्ष सैन्य टकराव को कम करते हुए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करना। सेकेंड, भारतीय शासकों को ब्रिटिश अनुमति के बिना यूरोपीय लोगों को नौकरी पर रखने की अनुमति नहीं होती थी। सेकेंड बात क्या है, करेक्ट है, केवल 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, पहली बात क्या है, करेक्ट है। उन्होंने INA के सैनिकों को जय हिंद यहाँ पर नारा दिया था, सेकेंड बात भी करेक्ट है। जय हिंद जिसका अर्थ होता है भारत की विजय। सबसे पहले क्रांतिकारी जो थे चंपाकरमन पिल्लई ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति के साथ काम करते हुए ये दिया था। और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी INA उसके माध्यम से लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 है, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के तहत समाचार पत्रों को निम्नलिखित में से किसका नाम छापना आवश्यक था। आंसर हो जाएगा 19 का बी। इसमें देखो यहाँ पे छापना था एक तो मुद्रक का, एक संपादक और एक स्वामी का, प्रकाशक का नाम यहाँ पर नहीं छापना होता था, ठीक है। यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशक को यहाँ पर पूर्व सेंसरशिप के लिए सभी सामग्री से पहले ही सरकार को सचिव को प्रस्तुत करनी होती थी, राइट। और इन नियमों के कोई उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता था। हालांकि बाद में लॉर्ड हेस्टिंग ने इन प्रतिबंध में ढील दे दी थी। तो 1 2 3 करेक्ट है, 19 का आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। आंसर हो जाएगा 20 का आंसर जो सबसे पहले घटित हुई थी ये सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, ये थॉम का युद्ध बोल सकते हो, 4 नवंबर 1746 को, 1746 को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767, ठीक है। और आंग्ल भूटान युद्ध है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1864। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था यहाँ से 1839। सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर 1746 वाला हुआ, ठीक है। तो कौन सा, सेंट थॉम का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध, बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर सैयद अहमद खान की पत्रिका तहदीब उल अखलाक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। आंसर हो जाएगा 21 का बी 1870 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल प्रमुख एंग्लो मराठा युद्ध से जुड़े थे। आंसर हो जाएगा 22 का, ये जुड़े थे जो 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। एक तो 22 का आंसर होगा सी, जैसे कि आपका यहाँ से एक तो पहला, ठीक है, और एक तीसरा और एक यहाँ से चौथा। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ से नहीं थे, 1 3 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 21वें नंबर का क्या बताया मैंने, 21वें का से बी था, ठीक है, 1870। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 1817 के पाइका विद्रोह जिसे कुछ इतिहासकारों द्वारा प्राय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता था, इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किन लोगों द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा 23 का ऐसे करेक्ट, ये बक्सी जगबंधु विद्याधर इसका करेक्ट आंसर होगा। 1817 में उड़ीसा में पाइका विद्रोह ब्रिटिश जो यहाँ पर नीति थी उसके खिलाफ आरंभ हुआ था, जिन्होंने यहाँ पर पारंपरिक जो व्यवस्था थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। और जो पाइका थे उस सैन्य यहाँ पर सेवाओं के बदले में कर मुक्त भूमि प्राप्त करने वाला योद्धा वर्ग देखा गया था। ब्रिटिशों द्वारा पर 1803 में विजय के बाद नई भू राजस्व नीतियाँ लागू की गई थी, जिससे क्या अपने जो विशेषाधिकार था उससे वंचित हो गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। 24 है, दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुनजी के साथ सहनुमाई मजलिस हसन सभा का नेतृत्व किसने किया था। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी SS बंगाली इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रहनुमाई मजलिस हसन सभा की स्थापना 1851 में बॉम्बे के यहाँ पर समाज सुधारक जो थे, जैसे यहाँ पर नौरोजी फरदुनजी, दादा भाई नौरोजी और यहाँ पर SS बंगाली द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पारसी धर्म और यहाँ पर सामाजिक जो प्रथा थी उसका आधुनिकीकरण करना और सभा को यहाँ पर महिलाओं का शिक्षा और जो महिलाओं की कानूनी अधिकार है उसको लेकर के उत्तरदायित्व को बताना। आंसर बी करेक्ट होगा। 25,
किस गवर्नर जनरल ने नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा 25 का डी, लॉर्ड एलन करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ब्रिटिश भारत में दास प्रथा का जो श्रमिक शोषण का एक साधन थी। ठीक है, सीलोन, मॉरिशस, फिजी, मलाया, कैरिबियाई द्वीप समूह और नेटाल दक्षिण अफ्रीका जैसे यहाँ पर क्षेत्रों में बागान खेती को और ढालों के लिए कृषि विस्तार उत्पन्न भारी श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजदूरों को नियोजित यहाँ पर किया जाता था। और लॉर्ड एलन के शासनकाल में वर्ष 1843 में इस प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1773 में बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा पर शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 26 का आंसर बी, वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने 1773 में, ठीक है, बंगाल प्रांत में इजारेदारी जो प्रथा की शुरुआत की थी। यह राजस्व वसूली की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें यूरोपीय जिला कलेक्टर राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सौंप देते थे। यह प्रणाली पूरी तरह से असफल साबित हुई और अत्यधिक तथा पर मनमानी राजस्व मांगों को लेकर किसानों को तबाह कर देती थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। 27 है, भुगतान बैंकों के लिए किस प्रकार यहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं? आंसर हो जाएगा 27 का, एक तो फर्मों के लिए यहाँ पर चालू खाता, राइट, और यहाँ से प्रीपेड कार्ड यहाँ पर जारी करना, खुदरा ऋण यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटे बचत और चालू खाते प्रदान करते हैं जिनमें अधिकतम 1 लाख रुपए तक की शेष राशि रखी जा सकती है। और खुदरा ऋण यहाँ पर गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधि जो होती है, इसमें यहाँ पर जो परचेज लीजिंग आदि यहाँ पर इसके लिए कंपनी स्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, और ऋण देने के व्यवसाय नहीं करते हैं। प्रीपेड कार्ड जारी करना, ये जारी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से को 13 करेक्ट है, तो आंसर सी सही होगा। 28, भारत में उदारीकृत विनिमय जो दर प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली, उसके किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 28 का सी, 1993 में। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली जो प्रबंधन प्रणाली थी 1992 में लागू की गई थी। ये 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में विनिमय दर का उदारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित करती है? आंसर हो जाएगा 29 का सी, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पर रिपोर्ट है जीईपी, ये विश्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार, इंपॉर्टेंट बात है ये, वर्ष में 2 बार यहाँ पर क्या जारी किया था, जनवरी और जून के बीच में, राइट। ये रिपोर्ट विश्व के यहाँ पर जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास वृद्धि है उसकी प्रवृत्ति को, नीतिगत चुनौती और यहाँ पर व्यापक विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने टीम पहल को क्रियान्वयन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से सी, स्टेटमेंट सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टीम पहल जिसे लघु और मध्यम जो मंत्रालय है उद्यम एमएसएमई द्वारा पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य होगा कि सूक्ष्म और लघु यहाँ पर मध्यम दोनों यहाँ पर उद्यमों में प्रौद्योगिकी उद्यमिता और सहायक प्रबंधन को लेकर बढ़ावा देना। इसमें रेंजिंग फंड, एक्सीलरेटिंग एमएसएमई और प्रोडक्टिविटी यहाँ थी उसको कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि यहाँ पर जो एमएसएमई है उसको डिजिटल वाणिज्य को अपनाने में सक्षम बनाना और उसके बाजार को विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक उसको बढ़ावा देना। ठीक है, सी यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करना कि किस राज्य में जनसंख्या गणना सबसे अधिक दर्ज किया गया था? आंसर हो जाएगा 31 का डी, बिहार में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य था जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसकी तुलना में 2001 में जनगणना में इसका घनत्व 881 वर्ग प्रति किलोमीटर था। ठीक है, 32 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग यहाँ से 131वां। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व लैंगिक जो अंतराल सूचकांक है इसमें 2025 में विभिन्न देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का आकलन करता है। इस रिपोर्ट में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे है, राइट। और लैंगिक समानता का स्कोर जो है यहाँ पर 64.1 है। ठीक है, परसेंट। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 32 का सी। 33, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक राष्ट्रीय आय का लगभग 5वां भाग योगदान करने में लगेगी? आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से ये सी, 2029-30 इसका करेक्ट आंसर होगा। 34, कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की जो संवेदनशीलता को मापता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, कर लोच की दरों में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की जो संवेदनशीलता है उसको भी मापता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कर होता है लोच, ये कर की जो दर होती है उसके परिवर्तन की दर
होती है उसको लेकर के राजस्व संवेदनशीलता को दर्शाता है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कर की दरें जो होती है अपरिवर्तित रहती हैं और स्वतः ही उच्च राजस्व कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से सही हो जाएगा 34 का। 35, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय समानता और प्रति व्यक्ति आय के बीच यहाँ पर संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा 35 का, ये दर्शाता है कुजनेट्स वक्र, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर वह वक्र जो आय समानता और प्रति व्यक्ति की आय के बीच दर्शाता है संबंध को, उसको कुजनेट्स वक्र कहते हैं। ठीक है, कुजनेट्स वक्र वह परिकल्पना विस्तृत करता है कि यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ असमानता और प्रति व्यक्ति आय के बीच यहाँ पर एक उल्टे यू आकार का संबंध होता है। ठीक है, साइमन ने कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक विकास को प्रारंभिक चरणों में आय समानता जो बढ़ती यहाँ पर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति और यहाँ पर क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, आंसर ए करेक्ट है कुजनेट्स वक्र के बारे में। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंभव त्रिमूर्ति की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा 36 का डी, संतुलित राजकोषीय घाटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संतुलित राजकोषीय घाटा राजकोषीय नीति की एक अवधारणा है और इसका संबंध त्रिलेमा ढांचे से नहीं है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा 37 का, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा डी, वस्त्र यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। 8 प्रमुख हमारे उद्योग है उसमें यहाँ पर ये वस्त्र शामिल नहीं है। कौन कौन सा शामिल है लिख सकते हो, पहला कोयला, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा आपका प्राकृतिक गैस, चौथा क्या होगा रिफाइनरी, पाँचवां उर्वरक, छठा इस्पात, सातवां सीमेंट, आठवां विद्युत। वस्त्र यहाँ पर नहीं होगा, इसे आप नोट कर सकते हो। 38 यहाँ से कृषि भूमि वर्गीकरण के अनुसार सीमांत भूमि जोत का आकार कितना होता है। आंसर हो जाएगा 38 का, ये हो जाता है 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, छोटी जोत के हिसाब से 1-2 हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पर अर्ध मध्यम जोत के हिसाब से 2-4 हेक्टेयर और मध्यम जोत के हिसाब से 4-10 हेक्टेयर और बड़ी जोत के हिसाब से 10 हेक्टेयर से अधिक। ये हमारे जो सीमांत किसान उसके पास हेक्टेयर भूमि जो कम होती है उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा बताए गए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 38 का डी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था। आंसर हो जाएगा 39 का सी, 382। ठीक है, 1951 में यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व था 117 वर्ग व्यक्ति पर किलोमीटर था। ठीक है, और 2001 में कितना था, ये था 325 हो गया था। ठीक है, और 2011 में हो गया था 382, तो यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया 40, भारत में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थानों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला हो जाएगा आपका IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, ये आपका 1948। अगला होगा ICICI, भारतीय औद्योगिक श्रम और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ऋण एवं निवेश निगम, ये हो जाएगा ICICI 1955। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं सेबी, है ना, ये क्या होगा, ये 1988। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये आपका हो जाएगा 1964। आंसर होगा, देखो सबके हिसाब से मैंने लिख दिया क्या क्या है और आप देख के अपना मैच कर सकते हो और आंसर यहाँ से हो जाएगा 40 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, फिलिप्स वक्र के अनुसार यहाँ पर बताना है आपको। इसमें बोला है फिलिप्स वक्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ से सही है। देखो यहाँ से सही स्टेटमेंट हो जाएगा फिलिप्स वक्र के अकॉर्डिंग। फिलिप्स जो हमारा वक्र होता है ये मुद्रास्फीति और यहाँ पर बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें पर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को संबंध कम बेरोजगारी और उसके विपरीत कम मुद्रास्फीति का संबंध अधिक बेरोजगारी से होता है। यह 20वीं शताब्दी में व्यापक आर्थिक स्थिरता को समझाने के लिए एक प्रमुख सिद्धांत बताया गया था। आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। 42 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में निम्नलिखित में से शब्दों को जिस क्रम में प्रयुक्त किया जाता है उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला क्या होगा, पहला ऐसा हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के यहाँ पर सत्यनिष्ठा संकल्प लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे यहाँ से 42 का जो डी स्टेटमेंट है ये 32154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे रहते हैं क्वेश्चन 42 का डी। 43 है, संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को किसने यह सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और अप्रवर्तनीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 43 का से
डी स्टेटमेंट BN राव इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 भारत के संवैधानिक मूल्यों और यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। इसमें जो परिलक्षित होते हैं वो हो जाएंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारत के संवैधानिक मूल में और मौलिक कर्तव्य न्याय, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इसके सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है। ये सिद्धांत निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, समान व्यवहार बढ़ाते हैं और यहाँ पर विविध जो समुदाय के बीच यहाँ पर एकता को बढ़ावा देते हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो ढांचे उसकी नींव रखते हैं और संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए यहाँ पर उनके नागरिकों को दोनों को मार्गदर्शन करते हैं। ये यहाँ से करेक्ट होगा। 45 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से सी 61वां संविधान संशोधन यहाँ से था जो 1988 इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में महासचिव का पद किसके समकक्ष माना जाता है। आंसर हो जाएगा 46 ए कैबिनेट सचिव। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधानों की अक्सर इस रूप में आलोचना की गई है कि वे उद्देश्यों और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र मात्र है। आंसर हो जाएगा 47 का सी भाग 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भाग 4 जो हमारा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर राज्य को कानून और नीतियां बनाने समय यहाँ पर विचार करना चाहिए। ये सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि जो प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता और समानता उसके बंधुत्व को आधार को साकार करें और कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण उसको लेकर के यहाँ पर एक ढांचा प्रदान करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन 48। 8वीं सूची के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुच्छेद 344 एक प्रत्येक 10 वर्ष में एक राजभाषा आयोग यहाँ पर गठन का प्रावधान करता है। पहली बात करेक्ट है। अनुच्छेद 351 संस्कृत और 8वीं सूची के अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। सेकंड बात क्या होगी। सेकंड बात जो है 48 की ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। तीसरी बात क्या होगी। तीसरी बात से गलत है क्योंकि 92 संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर 8वीं सूची में से 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 48 का ए। 49 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए कार्य करना आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से ए अनुच्छेद 163। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 163 है राइट, इसके तहत यहाँ पर यह निर्दिष्ट किया गया कि जो किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के निष्पादन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सहायता और सलाह पर यहाँ पर काम करेगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ संविधान राज्यपाल के यहाँ पर जो विवेक के प्रयोग में अपेक्षा करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें बोला है परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में अब तक इसका गठन 4 बार हो चुका है। पहली बात क्या होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है इसके आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। ये बात गलत है क्योंकि संविधान का आर्टिकल जो यहाँ पर 329 का ए है, इसमें परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 10 के तहत परिसीमन जो आयोग है उसके आदेश अंतिम होते हैं और उनमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये परिसीमन प्रक्रिया स्वतंत्रता और यहाँ पर अंतिम सुनिश्चित करता है। और यहाँ पर जो मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग था 1967 उस केस में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विलंब और विवादों से बचने के लिए ऐसे आदेश यहाँ पर समीक्षा से परे होते हैं। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 50 का ये करेक्ट हो जाएगा। 51 भारत में जो नस्ली भेदभाव है उसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ से करेक्ट। सी यहाँ से सही है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है और इन कारकों के आधार पर सार्वजनिक स्थान सुविधाएं या अवसरों तक पहुंच से इनकार करने पर रोक लगाता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 52 भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से किस आधार पर किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। आंसर हो जाएगा ए ये व्यापार और पैसे की स्वतंत्रता, इसका यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हो। ठीक है, भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है कौन सा 19(1) का जी नंबर, इसमें यहाँ पर जो प्रदत्त व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को दावा नहीं कर सकता है। ये विशेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है और विदेशी नागरिक जिसमें यहाँ पर भारत में रहने के लिए ब्रिटिश नागरिक भी शामिल है उन पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन 53 कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से सी अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में कैबिनेट
शब्द का उल्लेख किया गया। यद्यपि कैबिनेट की अवधारणा भारतीय शासन प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संविधान में केवल जो शब्द है वो 352 के स्पष्ट घोषणा पर व्यक्त हुआ है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। इसका अर्थ है कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था। 53 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 54 भारत के संविधान के अंतर्गत एक नई अखिल भारतीय जो सेवा है, इसका सृजन का निम्नलिखित में से किन तरीकों से किया सकता है? आंसर हो जाएगा 54 का, ये किया सकता है राज्यसभा द्वारा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य उसके 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव से। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 55 नंबर। भारत के जो चुनाव आयोग है ईसीआई, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है? आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से बी 25 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद पर हटाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, किसी न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही हटाया जा सकता है। पहली बात क्या होगी 56 की? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 न्यायाधीश पर लगे यहाँ पर जो आरोप उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का प्रावधान करती है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, अब तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ से 56 का डी करेक्ट है। 57, भारत की भौगोलिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रदीपी पठार मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 57 की करेक्ट है। ठीक है। दूसरी बात, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कभी यहाँ पर भू सन्नति गर्त था। सेकेंड बात क्या? सेकेंड बात भी करेक्ट है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और अधिक निरंतर है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट है। 58, प्रदीपी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा 58 के यहाँ से करेक्ट, ये अनाईमुडी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रदीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग यहाँ पर 2695 मीटर या बोल सकते हो 8842 मीटर। ठीक है, सॉरी 8842 फीट मान सकते हो। मीटर कितना है? लगभग 2695 मीटर। आंसर सी यहाँ से अनाईमुडी। आगे रखते क्वेश्चन 59 नंबर। यदि पृथ्वी एक पूर्ण गोला होती तो 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई लगभग कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 59 का सी 111 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि पृथ्वी पूर्ण गोलाकार होती है तो अक्षांश का प्रत्येक अंश एक मध्याह्न रेखा के साथ 1 डिग्री चाप पर होता, यह हर जगह समान होता और लगभग 111 किलोमीटर होता। सी करेक्ट हो जाएगा। थार रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। थार रेगिस्तान मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। और यहाँ पर इसका करीब जो 60% से अधिक भाग राजस्थान में भारत के गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक में विस्तृत है। लुनी नदी इसके दक्षिण में भाग से होकर बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी होगी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। 60 का आंसर पूछा है, सही कौन सा? तो सी। 61, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा 61 के यहाँ से जो नहीं गुजरती है, ये बी उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध मावलिनोग जो है गांव भारत के किस जो भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा 62 का सी, ये स्थित है मेघालय के पठार में। 63, लक्षद्वीप समूह जो है उसकी भूवैज्ञानिक संरचना का परिणाम है क्या? इसकी जो भूवैज्ञानिक जो संरचना उसका परिणाम होगा ये प्रवाल द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल एटॉल जो होते हैं उसका परिणाम होता है, राइट। ये द्वीप जो अरब सागर में स्थित है और डूबे हुए ज्वालामुखी के आधार को लेकर प्रवाल भित्तियों के संचय में बने हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ निम्न स्तरीय एटॉल और लेगून निर्मित होते हैं जो प्रवाल के द्वीपों को लेकर विशिष्ट यहाँ पर संरचना दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ग्रीष्म काल में उच्च तापमान और निम्न दाब के कारण हिंद महासागर में उपमहाद्वीप की ओर कौन सी हवा चलती है? आंसर हो जाएगा 64 का आंसर बी दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका करेक्ट आंसर होगा। 65, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली और बंगाल के शोक के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी कोलकाता के पास से हुगली से मिलती है? आंसर हो जाएगा 65 का आंसर सी दामोदर, इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्णित दामोदर नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार विशेष रूप से झारखंड के जो पलामू है वहाँ से होता है
और विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए यहाँ पर इतिहास के कारण यहाँ पर बंगाल का सूप भी कहा जाता है। 66 है, ये ग्रेनाइट और नीस जैसी पुरानी क्रिस्टली और रूपांतरित चट्टानों को विकसित होती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन ज्वार और बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है लाल मिट्टी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। इस झेलम नदी कश्मीर घाटी की वेरीनाग झरने से निकलती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चिनाब नदी व्यास और रावी नदियों के संगम से बनती है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी प्रणाली जो होती है ये प्रमुख नदी यहाँ पर चिनाब हिमाचल के, लाहौल और स्पीति यहाँ पर जिले दो हैं उसके धाराओं से, चंद्रा जो है और भाका उसके संगम से उत्पन्न होती है। ठीक है, ना कि इन दोनों के। तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 67 का। 68 है, सीमांकन क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पर उनके द्वारा किए गए अलग जो विचार करना है इस पर कौन से यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा 68 का 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है। पहला बोला है मेनरहाइम रेखा, ये फिनलैंड द्वारा शीतकालीन युद्ध में सोवियत संघ के यहाँ पर खिलाफ कारेलियन इस्थमुस पर बनाई गई एक रक्षात्मक रेखा थी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? फिनलैंड, यहाँ पे जर्मनी पोलैंड नहीं होगा। हिंडनबर्ग लाइन, रूस और फिनलैंड, सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा पर पश्चिम मोर्चे पर बनाई गई रक्षात्मक रेखा थी, जो मुख्यतः फ्रांस और बेल्जियम में स्थित है। ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से केवल 3, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। 69, तापमान में बदलाव के कारण चट्टानें परत दर परत अलग होकर गुंबदाकार संरचना किस प्रक्रिया से बनाती है? आंसर हो जाएगा 69 का बी, अपघर्षण। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें बताना है कौन से यहाँ पर कितने युग में यहाँ पर सही सुमेलित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, दर्शाए गए विशेषण और उनके उपनाम। देखते हैं इसको। पहला, यूरोप का बीमार आदमी 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य था, उसके यहाँ पर संदर्भित करता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? आधुनिक तुर्की, तो करेक्ट हो जाएगा, पहला सही है। दूसरी बात, यूरोप का खेल का मैदान हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो हो जाएगा यहाँ से यूरोप का खेल का मैदान है यहाँ पर अल्पस, तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन आपको हो जाएगा यहाँ से न्यूजीलैंड को उसके औपनिवेशिक संबंध और शासन के ब्रिटेन जैसे जो समशीतोष्ण जलवायु उसके कारण यहाँ पर कहा जाता है न्यूजीलैंड के। ठीक है, भी करेक्ट है। अगला, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर, भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार को लेकर जिब्राल्टर व्यापार को लेकर एक इसकी कुंजी के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम पैगोडा की भूमि खिताब म्यांमार को प्राप्त है, राइट। तो यहाँ से ओडिशा को नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 3 4 करेक्ट है, तो 4 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित बांधों को उनके उस नदियों के यहाँ पर अवस्थित है, उसका यहाँ पर कौन सी युग में यहाँ पर गलत बता रहा है वो बताना है। आंसर हो जाएगा 71 का जो गलत स्टेटमेंट है, गांधी सागर बांध सतलज नदी। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, ये गंगा बेसिन में यमुना की यहाँ पर सहायक नदी चंबल पर बनाया गया, न कि सतलज पर। गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से ये पाए जाते हैं सी 20। ठीक है, भारत में कुल यहाँ पर 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। इसमें कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में वे क्षेत्र हैं जिन्हें जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और कृषि पद्धतियों के कारकों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल और कृषि प्रणालियों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जेट स्ट्रीम और मानसून के संबंध में विचार करना है। भारत के उत्तर पूर्वी जहाँ पर जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में मदद करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 73 की करेक्ट है। भारत में मानसून की बारिश का तीव्र प्रवाह हिमालय की उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम की गति से निकटता से संबंधित होता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें जेट स्ट्रीम और मानसून के संबंध में करेक्ट है, तो यहाँ से सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 74, वनस्पति और प्रमुख प्रजाति हैं जो उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। कांटेदार वन, नम पर्णपाती वन और तटीय वन। देखते हैं इसको। पहला ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कांटेदार वन बबूल, यूफोर्बिया सही है। नम पर्णपाती वन क्या होंगे? नम पर्णपाती वन आपको जाएंगे यहाँ से जो आर्द्र पर्णपाती वन है उससे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाया जाना। ठीक है, उसमें यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके सॉल है ना, चंदन, शीशम, टेक्नोना,
यहाँ पे खेजड़ी ये सब नहीं होंगे, गलत हो गया। 31 में क्या होंगे, सुंदरी बैंगलोर यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है 31 का, ठीक है। 31 यहाँ से हमारा करेक्ट है, और अपर वेस्ट बंगाल साइड होंगे, राइट। तो ये बात सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या, 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। तो सही से मिले थे तो 1 और 3 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 74 का। 75, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्र अयस्क अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आंसर हो जाएगा 75 का डी, जावर। जावर तांबा अयस्क अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये मुख्य रूप से जस्ता और जो सीसा है उसके खनन के लिए यहाँ पर जाना जाता है, डी यहाँ से होगा। 76, निम्नलिखित में से किसी युवा पलित पर्वत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा 76 का जो वर्गीकृत नहीं किए गए, सी यहाँ से आंसर होगा। अल्पेशियन का इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्पेशियन पर्वत बहुत पहले यहाँ पर 30 करोड़ साल पहले भी बने थे, और ये अपरदन के कारण घिसकर निचली गोलाकार पहाड़ियों पे बदल गए, इसलिए यहाँ पर अल्पेशियन पर्वतों को युवा वलित पर्वत नहीं माना जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से खान सर का जो टेस्ट था KGS का, इसमें आपके 76 क्वेश्चन कवर हो गए। टेस्ट नंबर 27 ही है, याद रखना है। 27 नंबर टेस्ट के यहाँ से 76 क्वेश्चन कवर हो गया। और बाकी जो मैं सुबह करा चुका हूँ टेस्ट, कौन सा कराया था मैंने सुबह एडिटोरियल का मैंने टेस्ट कराया था, टेस्ट नंबर जो भी रहेगा आप देख सकते हो, एडिटोरियल का लेटेस्ट टेस्ट एकदम था, ठीक है वो। और यहाँ से दोनों टेस्ट आप कवर कर लो, और यहाँ पे जो स्टैटिक टॉपिक करंट अफेयर्स के बाद जाके अपना अच्छे से करो, ठीक है। रोज आपको 2-3 टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी पेपर भी आपको कम से कम 10 दिन है, 10 दिन आपको और अच्छे से कम 10 दिन 12-12 घंटे आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे आप निकाल दो, 2.5 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी आप याद करने के सब जरा चीज़ें लगा दो। बाकी कुछ पूछ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके या टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।